बात कर रहे थे अबाउट क्यूबिक सप्लाई एंड इंटरपोलेशन, और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। सप्लाई एंड इंटरपोलेशन में जो नेचुरल और क्यूबिक सप्लाई है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई इंटरप्रेशन में हमने अपनी डिस्कशन जो है वो कंक्लूड की थी एट अ पॉइंट कि जी हमारे पास नेचुरल सप्लाई एंड इंटरपोलेशन जो है वो कैसे अप्लाई होती है और उससे हम पॉलिनोमियल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमें जो कंडीशंस हैं सप्लाई एंड इंटरपोलेशन की, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई की थी कि सप्लाई जो है ये 4 कंडीशंस जो हैं वो मेट करता है पॉलिनोमियल, ये कंडीशंस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। हम डायरेक्टली मैट्रिक्स की मदद से भी सप्लाई एंड इंटरपोलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैट्रिक्स की मदद से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो हम आज देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो करने के लिए हम यहाँ पे एक जनरल सप्लाई इंटरपोलेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ऑन अ जनरल इंटरवल। तो लेट्स से कि मेरे पास इंटरवल है A टू B हमारी डोमेन है, और डोमेन में हमने एक सब इंटरवल कंसीडर कर लिया है xj टू xj प्लस 1, और एक सब इंटरवल हमने इसके साथ एडजेसेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया है xj प्लस 1 टू xj प्लस 2। अब इस सब इंटरवल पे हमारे पास सप्लाई डिफाइन होती है sj ऑफ x, और इस सब इंटरवल पे हमारे पास सप्लाई डिफाइन होती है sj प्लस 1 ऑफ x। अब ये जो सप्लाई पॉलिनोमियल है sj ऑफ x, ये हमारे पास है aj प्लस bj टाइम x माइनस xj। आपको याद होगा कि जब हम सप्लाई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम यहाँ पे सप्लाई पॉलिनोमियल लिखते थे x माइनस xj, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरवल होता था उसका डिफरेंस लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बी जे टाइम एक्स माइनस एक्स जे प्लस सी जे टाइम एक्स माइनस एक्स जे स्क्वेयर प्लस डी जे टाइम एक्स माइनस एक्स जे क्यूब। और जितने हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बनते हैं उतने ही हमारे पास सप्लाई पॉलिनोमियल बनेंगे। तो आप देखें कि अगर मेरे पास टोटल n प्लस 1 डेटा पॉइंट्स हों तो उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बनेंगे देन देयर विल बी n सब इंटरवल्स। उस केस में हमारे पास जो है वो देयर विल बी n सब इंटरवल्स। उस केस में हमारे पास n सब इंटरवल्स बनते हैं। अब आप देखें इसका मतलब है कि n सब इंटरवल्स का मतलब है कि j 0 से लेके n-1 तक जाएगा तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो सप्लाई पॉलिनोमियल बन जाएंगे वो n बन जाएंगे, क्योंकि 1 से n-1 तक आपके पास n-1 सप्लाई पॉलिनोमियल है और 0 को ऐड कर लें तो n नंबर ऑफ सप्लाई पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं। अब ये एस जे ऑफ x जो है ये हमारे पास इक्वल है ए जे प्लस बी जे टाइम एक्स माइनस एक्स जे प्लस सी जे टाइम एक्स माइनस एक्स जे होल स्क्वायर प्लस डी जे टाइम एक्स माइनस एक्स जे होल क्यूब। तो हमारे पास टोटल जो सब इंटरवल्स आ रहे हैं वो n आ रहे हैं और n ही सप्लाइंस हमारे पास डिफाइन हो गए। अब इन n सप्लाइंस में हमारे पास जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो क्या है, a b c एंड d। हर सप्लाई पॉलिनोमियल में 4 अननोन्स हैं। इसका मतलब है अगर हमारे पास टोटल n सप्लाइंस होंगी तो नंबर ऑफ अननोन्स जो हो जाएंगे 4n हो जाएंगे। हम ये 4n कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये डिटरमिन करना चाहते हैं। अब ये 4n कॉन्स्टेंट्स डिटरमिन करने के लिए हमें 4n इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं अगर उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास हों तो आप यूनिक सॉल्यूशन डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हर सप्लाइंग पॉलिनोमियल के लिए मस्ट है कि वो गिवन डाटा पॉइंट को सेटिस्फाई करे। अब आप देखें कि अगर मेरे पास डाटा पॉइंट हैं x0, x1, x2 एंड सो ऑन, xn-1, xn, और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज हैं f of x0, f of x1, f of x2 and so on, f of xn-1 and f of xn।
तो उस केस में आपके पास जो सप्लाइन डिफाइन होनी है x0 से x1 पे हमारे पास एक सप्लाइन डिफाइन होनी है s0, x1 से x2 पे s1 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास लास्ट में sn-1 सप्लाइन बन जाएगी। अब ये जो सप्लाइन है ये इस इंटरवल पे तमाम डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब है कि s0 की वैल्यू x0 पे f ऑफ x0 होनी चाहिए और s0 की वैल्यू x1 पे f ऑफ x1 होनी चाहिए। नाउ इसका मतलब है कि जनरली जो भी सप्लाइन है वो इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि Sj यानी कि जनरली Sj सप्लाइन एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द इंटरवल Xj इज इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एट Xj। ओके, जब आप इस सप्लाइन में x की जगह xj सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, xj माइनस xj विल बी 0। इसका मतलब है ये नेक्स्ट टू टर्म्स भी 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास एक टर्म सरवाइव करेगी जो कि इक्वल होगी aj के, और aj की वैल्यू इक्वल आ जाएगी f ऑफ xj के फॉर j 0 से लेके n-1 तक। नाउ यू कैन सी, इसका मतलब है कि हर सप्लाइन पोलिनोमियल का जो फर्स्ट कांस्टेंट कोफिशिएंट है a वो हमने डिटरमिन कर लिया। इन एडिशन टू दैट आप देखें कि ये जो लास्ट सप्लाइन हमने डिफाइन की है Sn-1, इससे नेक्स्ट अगर कोई इंटरवल होता तो Sn में हमारे पास ये लास्ट जो पॉइंट होता ये भी सेटिस्फाई करता है डेटा पॉइंट को, क्योंकि हमने इनिशियल तो सारे ले लिए x0 से लेके xn-1 तक, लेकिन लास्ट वाले को भी तो सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहां से एक एडिशनल टर्म आ जाएगी an इज इक्वल टू f ऑफ xn। तो इसका मतलब ये हो गया कि a0 से लेके an तक तमाम के तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो हमने डिटरमिन कर लिए। अब ये कितने हमें मिलेंगे, n यहां से मिलेंगे, एक ये है, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ अननोन्स जो हम इक्वेशंस बना पाए हैं वो हमारे पास होगी n+1 इक्वेशंस इन टोटल। अब हमें 4n में से n+1 को माइनस कर दें तो आपके पास 3n-1 इक्वेशंस बच जाती हैं। अब आ जाते हैं कि मजीद हम क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये कहा है कि वो पॉइंट जिस पे दो सप्लाइंस ज्वाइन टुगेदर होती हैं, कनेक्ट होती हैं, उन दोनों सप्लाइंस की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी कि S0 की वैल्यू x1 पे S1 की वैल्यू एट x1 पे इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो पॉइंट है कॉमन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सप्लाइंस, वहां पे सप्लाइंस इक्वल होती हैं। अब मैं अगर इन दो कंसेक्यूटिव सप्लाइंस की बात करूं तो ये दोनों सप्लाइंस जो हैं इनका जो कॉमन पॉइंट आ रहा है दैट इज xj+1। इन दोनों की वैल्यू xj+1 पे इक्वल होनी चाहिए। तो आई कैन राइट इट डाउन sj+1, xj+1 पे इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए sj एट xj+1 पे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने sj सप्लाइन जो कि यहाँ पे डिफाइन की है और sj+1 सप्लाइन उसमें x की जगह xj+1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो sj+1 सप्लाइन बनेगी क्या, आपको पहले sj+1 सप्लाइन लिखनी है। तो इसका मतलब है j की जगह हमें यहाँ j+1 से रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये इक्वल हो जाएगी aj+1 प्लस bj+1 टाइम्स x माइनस xj+1 प्लस cj+1 टाइम्स x माइनस xj+1 स्क्वायर प्लस dj+1 टाइम x माइनस xj+1 क्यूब। तो ये हमारे पास sj+1 की वैल्यू बन जाती है। सर जी बेटा। सर ये an इज इक्वल्स टू f ऑफ xn के आगे जो लिखा है n+1 इक्वेशन, ये क्या है? ये बेटा हमारे पास टोटल यहाँ से हर सप्लाइन की वैल्यू xj पे f ऑफ xj के इक्वल होगी। तो ये j की वेरिएशन है 0 से लेके n-1 तक। तो जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन बिल्ड होती हैं यानी कि aj इज इक्वल टू f ऑफ xj
ये कितनी बनती हैं? ये 0 से n-1 तक n इक्वेशंस बन रही हैं और एक इक्वेशन आपके पास आ रही है an इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन। तो टोटल हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशंस बिल्ड होगी वो होगी n+1 इक्वेशंस। हमें टोटल इक्वेशंस कितनी रिक्वायर्ड है? 4n, क्योंकि हम 4n कॉन्स्टेंट्स को डिटरमिन करना चाहते हैं, तो 4n इक्वेशंस हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से हम कितनी इक्वेशंस बना चुके हैं? n+1 बना चुके हैं, बाकी अभी हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है सर। जी सर। ओके, अब आ जाते हैं कि जब आप x की जगह xj+1 रिप्लेस करेंगे sj+1 में, तो क्या हो जाएगा? जब आप xj+1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो xj+1 माइनस xj+1 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये नेक्स्ट टू टर्म्स भी 0 हो जाएंगी, तो एक टर्म सरवाइव करेगी aj+1। तो यहाँ से आ गया aj+1। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा, जब आप sj में xj+1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा aj+bj टाइम xj+1 माइनस xj प्लस cj टाइम xj+1 माइनस xj स्क्वायर प्लस dj टाइम xj+1 माइनस xj क्यूब। तो राइट साइड पे हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे आपके पास जो j की वैल्यू है, दो सप्लाइंस इक्वल कहाँ पे हो सकती हैं? ऑब्वियसली पहला नोड भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है और लास्ट भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो x नॉट और xn को निकाल देंगे दोनों को, तो आपके पास j की वेरिएशन हो जाएगी 0 से n-2 तक। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशंस बिल्ड हो रही हैं वो हो रही हैं n-1 इक्वेशंस। तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स डिटरमिन कर सकते हैं n+1 प्लस n-1, वो हो जाएगा 2n। तो 2n अननोन्स हम इन दो कंडीशंस की मदद से डिटरमिन कर सकते हैं। नाउ ये जो टर्म है ये बार बार रिपीट होनी है xj+1 माइनस xj। तो हमने इसको सिंपल करने के लिए आप देखें तो xj+1 माइनस xj जो है ये लेंथ ऑफ द इंटरवल है, तो इसको हमने डिनोट कर दिया है hj से, विच रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द इंटरवल xj+1 टू xj। और जहाँ पे j की जो वेरिएशन है वो 0 से लेके है n-1 तक। सो j वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। तो ये हमारे पास hj की वैल्यू आ गई। अब इसको आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। लेट से इसको मैं कह देता हूं दैट इज अ स्टेरिक इक्वेशन। तो इसको आप यूज इन स्टेरिक, तो आप इसको स्टेरिक में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी इन दिस फॉर्म aj+1 इज इक्वल टू aj प्लस bj टाइम hj प्लस cj टाइम hj स्क्वायर प्लस dj टाइम hj क्यूब एंड वेयर j वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। अब नेक्स्ट है, अभी हमने 2n अननोन्स डिटरमिन किए हैं, स्टिल हमें 2n अननोन्स मजीद डिटरमिन करने हैं। तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट कंडीशन यूज करते हैं कि जो कॉमन पॉइंट होता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सप्लाइंस, वहां पे उनके डेरिवेटिव भी इक्वल होते हैं। तो जब आप sj का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब आप sj का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा bj, यानी कि ये हमारे पास है sj, इसका अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो sj ऑफ x है हमारे पास aj टाइम bj x माइनस xj प्लस cj टाइम x माइनस xj स्क्वायर प्लस dj टाइम x माइनस xj क्यूब। तो यहाँ पे sj का जब आप डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट से तो क्या हो जाएगा? a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, bj आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, xj का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे पावर नीचे आ जाएगी 2cj टाइम x माइनस xj और x का डेरिवेटिव 1 और xj का डेरिवेटिव 0। फिर आपके पास आ जाएगा 3dj टाइम x माइनस xj का स्क्वायर, और मैं डबल डेरिवेटिव भी ले लेता हूँ साथ ही, बिकॉज वी विल हैव टू यूज इट। तो b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा,
2cj बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 6dj टाइम x माइनस xj। तो ये हमारे पास sj का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहां पे sj प्राइम और sj डबल प्राइम हमारे पास है कि कॉमन नोड पे डेरिवेटिव्स ऑफ द सप्लायंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो sj प्लस 1 का डेरिवेटिव एट xj प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू sj का डेरिवेटिव एट xj प्लस 1। तो आप देखें ये मैंने j के लिए लिखा है, आप इन्हीं दोनों डेरिवेटिव्स को j प्लस 1 के लिए भी लिख सकते हैं। तो अगर आप j प्लस 1 के लिए करेंगे तो जस्ट ओनली डिफरेंस ये आ जाता है कि j को j प्लस 1 से रिप्लेस कर दें। तो ये बन जाएगा bj प्लस 1 2cj प्लस 1 x माइनस xj प्लस 1 और 3dj प्लस 1 x माइनस xj प्लस 1 स्क्वायर। सिमिलरली और जब आप sj का डबल डेरिवेटिव लिखेंगे तो j की जगह डबल डेरिवेटिव में j प्लस 1 कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2cj प्लस 1 प्लस 6dj प्लस 1 x माइनस xj प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर लें, sj प्लस 1 के फर्स्ट डेरिवेटिव को और sj के डेरिवेटिव को। तो जब आप इसमें sj प्लस 1 में xj प्लस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो xj प्लस 1 माइनस xj प्लस 1 जीरो हो जाएगा, तो ये और नेक्स्ट टर्म जीरो हो जाएंगी। आपके पास बचेगा bj प्लस 1, bj प्लस 1 और sj में आप जब xj प्लस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा xj प्लस 1 माइनस xj विच इज इक्वल्स टू hj। तो ये आ जाएगा bj प्लस 2cj इंटू hj प्लस 3dj इंटू hj। तो ये हमारे पास बन जाएगा bj प्लस 2cj hj प्लस 3dj hj स्क्वायर। फिर आप डबल डेरिवेटिव्स पे xj प्लस 1 पे कंपेयर कर लें, तो जब आप डबल डेरिवेटिव में यहाँ पे xj प्लस 1 पुट करेंगे sj प्लस 1 में, तो अगेन ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो जो टर्म बचेगी वो हो जाएगी 2cj प्लस 1 इज इक्वल्स टू, जब आप sj के डबल डेरिवेटिव में xj प्लस 1 पुट करेंगे तो ये बचेगा 2cj, और जब आप यहाँ पे xj प्लस 1 पुट करेंगे तो ये hj के इक्वल आ जाएगा। तो प्लस 6dj टाइम hj, यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो cj प्लस 1 जो है वो cj प्लस 3dj hj के इक्वल आ जाता है। ओके, अब आप देखें कि ये हमारे पास j जो है वो 0 से लेके n-1 तक जा रहा था और यहाँ पे भी j 0 से लेके n-1 तक जा रहा था। तो यहाँ पे सॉरी j 0 से लेके n-2 तक जा रहा है डेरिवेटिव के केस में। तो आपके पास 2n-2 अननोन्स यहाँ से कैलकुलेट होंगे, 2 अननोन्स रह जाएंगे। वो कैसे कैलकुलेट होते हैं उनकी हम बाद में बात करते हैं, फिलहाल ये देख लेते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास एक सप्लाइन में 4 चीजें अननोन होती हैं फॉर ईच j वैल्यू के लिए, a b c एंड d। हमने 4 ही इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब मैं उन 4 इक्वेशंस को नंबरिंग कर लेता हूं। लेट्स से दिस इज स्टेरिक 1, ये इक्वेशन है स्टेरिक 1। हमारे पास अनदर इक्वेशन बन गई है दिस वन विच इज स्टेरिक 2। एक इक्वेशन ये बन गई है स्टेरिक 3 और एक इक्वेशन ये बन गई है स्टेरिक 4। 4 इक्वेशन बन गई हैं और 4 ही हमारे पास वैल्यूज हैं a b c एंड d की। तो हम सॉरी मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इन चारों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? a की वैल्यू मुझे पता है, इस इक्वेशन में b भी अपीयर हो रहा है, c भी हो रहा है, d भी हो रहा है। तो मैं यहां से ये जो इक्वेशन है इसमें से b को सेपरेट कर लेता हूं। तो मेरे पास bj इक्वल आ जाएगा 1/hj टाइम aj प्लस 1 माइनस aj माइनस hj बाई 3 टाइम 2cj प्लस cj प्लस 1। ये कैसे आ गया? आपने इस इक्वेशन से b को सेपरेट किया
और यहाँ पे d की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की है। तो अगर इस इक्वेशन से मैं d की वैल्यू कैलकुलेट करूँ dj, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी cj प्लस 1 माइनस cj डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स hj। तो ये जो d की वैल्यू है ये आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, d की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की और फिर b को सेपरेट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखें d भी इन टर्म्स ऑफ c आ गया, b जो है वो इन टर्म ऑफ a एंड c आ गया और d इन टर्म ऑफ c आ गया। तो इसका मतलब है कि हम तमाम टर्म्स को अगर देखें तो a की वैल्यू नोन हो गई है, b को हमने a और c की टर्म्स में लिख लिया है और d को c की टर्म्स में लिख लिया। तो इसका मतलब है a नोन है, अगर हम c की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे तो हम इन तमाम चारों अननोन्स की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी लिटिल मॉडिफिकेशन करते हैं और वो ये करते हैं कि b का जो इंडेक्स है उसको j के बजाय j माइनस 1 पे ले जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप देखें कि जब आप b j की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे a j प्लस 1 और c j प्लस 1 आता है, और आप जब j की वैल्यू n पुट करेंगे तो यहाँ पे n प्लस 1 और n प्लस 1 आ जाएगा। तो टू अवॉइड दैट कि हम अपनी डोमेन से बाहर ना जाएं, हम इसको b j माइनस 1 भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एच जे माइनस 1 ए जे, यानी कि आपने 1 का डिफरेंस ले लिया, j को j माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। अब बी जे की वैल्यू आ गई, बी जे माइनस 1 की वैल्यू आ गई। आप ये देखें ये इक्वेशन है आपके पास स्टेरिक 3, ये इक्वेशन कनेक्ट कर रही है बी सी एंड डी को। तो यहां से हम डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें इसमें, तो ये कनेक्ट करने लग जाएगी बी और सी को। इसका मतलब बी भी सी की टर्म्स में आ जाएगा, डी तो ऑलरेडी सी की टर्म्स में, बी भी इन टर्म्स ऑफ सी आ जाएगा। तो यहां से इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो बी जे प्लस 1 इज इक्वल टू बी जे प्लस एच जे टाइम्स सी जे प्लस 1, यानी कि यही वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे यूटिलाइज की हुई है, जो डी की वैल्यू है यहाँ पे इन स्टेरिक 3 में यूज किया और यहाँ पे इन स्टेरिक 2 में यूज किया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम बी जे प्लस 1 और बी जे की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो रेदर देन कि हम j प्लस 1 के लिए लिखें, वंस अगेन हम इसको लिख सकते हैं j इज इक्वल टू बी जे माइनस 1 प्लस एच जे माइनस 1 टाइम्स सी जे माइनस 1 प्लस सी जे। जे माइनस 1 में इंडेक्स को रिप्लेस कर लिया, j को j माइनस 1 से। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये b और c का कनेक्शन है। अब यहां से आप b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास b जो है वो इन टर्म्स ऑफ a एंड c आ जाएगा और ये भी c हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है फॉर j इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 तक। अब ये जो इक्वेशन है ये कनेक्ट किस किस को कर रही है? इसमें दो ही क्वांटिटीज हैं, c's हैं या a's हैं। a's तो हमें नोन है, तो a's को हम टुवर्ड्स राइट ले जाएंगे और c वाली जो क्वांटिटी है उनको टुवर्ड्स लेफ्ट लिख लेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू हमारे पास अननोन है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है जिसका ऑर्डर है n-1। ये आपके पास n-1 इक्वेशन बन रही है 1 से लेके n-1 तक। ये n-1 इक्वेशंस जो हैं ये कनेक्ट कर रही हैं c को a के साथ और a ऑलरेडी हमें नोन है, यानी कि नोड्स पे जो फंक्शन वैल्यू है वही a की वैल्यू है। तो a तो नोन हो गया, उन वैल्यूज की मदद से हम c कैलकुलेट कर सकते हैं। c मिल जाएगा तो आप देखें हम यहाँ पे वापस सब्सटीट्यूट करके d की वैल्यू निकाल सकते हैं। c मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, b रह गया। b में आप a और c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इवेंचुअली इसका मतलब है a j b j c j d j हमने चारों अननोन्स की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर ली। अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमने एच जे माइनस 1 वाली लिखी है, इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं और उस पे हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास क्या बन जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेम इक्वेशन को वहां से प्रीवियस इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। एच जे माइनस 1 सी जे माइनस 1 सी जे माइनस दैट इज माइनस 1 प्लस एच जे टाइम सी जे माइनस 1 प्लस सी जे
प्लस एच जे टाइम्स सी जे प्लस 1 इज इक्वल्स टू एच जे सॉरी 3 डिवाइडेड बाय एच जे थ्री डिवाइडेड बाय एच जे टाइम ए जे प्लस 1 माइनस ए जे माइनस 3 डिवाइडेड बाय एच जे टाइम एच जे माइनस 1 टाइम ए जे माइनस 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है j इज इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 तक। इस इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं, j1 के लिए करें तो क्या बन जाएगी h नॉट c नॉट प्लस h1। ओह माय गॉड, सॉरी बेटा, ये मैंने कॉपी गलत कर लिया, ये h और इनटू सी जे था, आई रोट इट अदर वे अराउंड। तो पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा सर, हम अभी तक वो प्लस में लिख रहे थे, इसको माइनस में लिखने की जरूरत क्या पड़ी थी? ये b को जो इंडेक्स हमने रिड्यूस किया था। यस सर, यहाँ से जो इंडेक्स कम किया है। आप देखें कि जब आप यहाँ पे j+1 इंडेक्स में चले जाते हैं ना, तो आपके पास j की वेरिएशन थी 0 से लेके n-1 तक। तो आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास bn आ जाएगा। जब मैं लास्ट पुट करूंगा, n-1 पुट करूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? bn की आ जाएगी। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। लेकिन आपका जो लास्ट सप्लाइंग पोलिनोमियल बनना है उसमें b की वैल्यू क्या होगी? bn-1, क्योंकि j की लास्ट इंडेक्स वैल्यू थी n-1। अच्छा अच्छा, अब राइट साइड पे क्या हो जाएगा? राइट साइड पे यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी cj+1 हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ भी cn आने लग जाएगा। तो ठीक है। प्रॉब्लम ये बन जाएगा कि हम अपने डोमेन से नेक्स्ट कुछ वैल्यूज हैं जो हमें रिक्वायर्ड हो जाएंगी, यानी कि उससे नेक्स्ट पोलिनोमियल जहाँ पे पोलिनोमियल डिफाइन नहीं है, तो उसको अपनी डोमेन में रखने के लिए हमने j के इंडेक्स को रिड्यूस कर दिया। क्या आप देखें, पहले j की वेरिएशन थी 0 से n-1 तक। जब आपने j को j-1 से रिप्लेस किया तो अब ये हो गया 1 से लेके n-1 तक, एक उसमें से स्किप हो गया 0। सर तो जीरो तो हमारी उस वो इंटरवल के अंदर आ नहीं रहा था हमारी नहीं, डोमेन जब में। आप j को j-1 करोगे लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी हर एक में से -1 करोगे ना, हाँ जी, तो एक स्टेप पीछे आ जाओगे ना। सही यानी है। कि ये इंडेक्स -1 से स्टार्ट होना चाहिए ना सुलन। तो जब आप -1 करते जाओगे तो ये इंडेक्स हो जाएगा -1, फिर 0, 1, 2 और n-2 तक। ठीक है, तो इंडेक्स नेगेटिव नहीं होता। तो टू मेक श्योर कि हमारी इंडेक्सिंग पॉजिटिव रहे, टोटल तो n-1 इंडेक्स होना चाहिए ना, एक इंडेक्स निकल जाएगा। तो हमने उसको किससे स्टार्ट कर दिया, यानी कि रेदर देन कि मैं लिखता -1, 0, 1 से लेके ये n-2 तक जाए। देखिए तो ये टोटल तो n-1 टर्म्स ही बननी है, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, इसको 1 से लेके n-1 तक लिख लिया। ठीक है सर। क्लियर होगी बात? ये कंफ्यूज हो गए? नहीं सर, काफी हद तक क्लियर है। अच्छा, तो ये वजह है कि हमें वो j के इंडेक्स को j-1 में रिप्लेस करना पड़ गया। ठीक। अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा था, सॉरी, ये था 2 टाइम्स h(j-1) प्लस hj इंटू cj। तो अब जब आप इसमें j1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स h0 प्लस h1 into C1 plus H1 into C2 is equals to 3 divided by H1 into A2 minus A1 minus 3 divided by H0 into A1 minus A0। फिर आप J की वैल्यू 2 पुट कर दें,
तो आपके पास आ जाएगा H1 इंटू C1 प्लस 2 टाइम्स H1 प्लस H2 टाइम्स C2 प्लस H2 टाइम्स C3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय H2 टाइम्स A3 माइनस A2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय H1 टाइम्स A2 माइनस A1। फिर आप J इसमें 3 पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा H2 इंटू C2 प्लस 2 टाइम्स H2 प्लस H3 इंटू C3 प्लस H3 इंटू C4 is equals to 3 divided by H3 times A4 minus A3 minus 3 divided by H2 times A3 minus A2। अब सो on चलते जाएं, लास्ट पुट कर दें J is equals to n minus 1 तो क्या बन जाएगा H, जब आप J की जगह n minus 1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा n minus 2 Hn minus 2 Cn minus 2 plus 2 times Hn minus 2 plus Hn minus 1 times Cn minus 1 plus Hn minus 1 times Cn is equals to, यानी कि ये फॉलो थ्रू हो रही हैं सारी टर्म्स एज इट इज। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, जब आप j की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 टाइम्स an माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय hn माइनस 2 इंटू an माइनस 1 माइनस an माइनस 2, ये बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पहली इक्वेशन में 3 टर्म्स अपीयर हो रही हैं, C0, C1 एंड C2। बाकी नेक्स्ट में C1, C2, C3, उससे नेक्स्ट में C2, C3, C4, उससे नेक्स्ट में सोन चलते जाएंगे। तो हमें नजर ये आ रहा है कि पहली इक्वेशन में C0, C1, C2 के कोएफिशिएंट नॉन जीरो हैं, बाकी C3 से लेके Cn तक, क्योंकि ये कपल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहा है। C1, C2 यहाँ पे भी अपीयर हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं, C2, C3 इसमें भी हो रहे हैं, नेक्स्ट में भी हो रहे हैं। तो ये कपल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहा है। इस कपल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि पहली इक्वेशन में C0, C1, C2 के कोएफिशिएंट नॉन जीरो हैं, नेक्स्ट में C1, C2, C3 के कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, उससे नेक्स्ट में C2, C3, C4 के कोएफिशिएंट नॉन जीरो है। तो एक एक स्टेप वो आगे जाते जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर कोएफिशिएंट में भी एक पैटर्न है H0, फिर 2 टाइम H0 प्लस H1। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है J इज इक्वल टू n माइनस 1, इसको अगर हम लिखें यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगी। मैं एक इक्वेशन इसमें से छोड़ देता हूँ, फर्स्ट और लास्ट डेलिबरेटली छोड़ रहा हूँ फॉर सम रीजन। तो आपके पास जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, C0, C1, C2, लास्ट आपके पास आ रहा है Cn। तो इस वेक्टर का ऑर्डर है n+1 क्रॉस 1, ये ऑर्डर ऑफ द वेक्टर बन रहा है राइट साइड पे हमारे पास कमेंट। आप देखें, आप लोग जानते हैं कि जो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है उसका फर्स्ट कॉलम जो होता है वो C0 के कोफिशिएंट है, नेक्स्ट कॉलम जो है वो C1 के कोफिशिएंट है, उससे नेक्स्ट कॉलम C2 के कोफिशिएंट एंड सो ऑन। तो C0 का जो कोफिशिएंट है वो पहले क्या आ रहा है H0, C1 का कोफिशिएंट आ रहा है 2H0 प्लस H1, C2 का कोफिशिएंट आपके पास आ रहा है H1, फिर आपका नेक्स्ट कोफिशिएंट आ रहे हैं 0, 0 एंड सो ऑन, 0, 0 एंड 0, Cn तक तमाम 0 आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट में आ जाए C1 का कोफिशिएंट H1, तो इसका मतलब है कि C0 का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे आ जाएगा H1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2H1 प्लस H2, फिर C3 का कोफिशिएंट है H2 और बाकी तमाम कोफिशिएंट्स हैं 0, 0 एंड 0। फिर नेक्स्ट पे आ जाए तो C0, C1 का कोफिशिएंट 0 है और C2 का कोफिशिएंट है H2, फिर हमारे पास C3 का कोफिशिएंट है 2 टाइम्स H2 प्लस H3, फिर आपके पास कोफिशिएंट है H3 और फिर नेक्स्ट सारे 0 हो रहे हैं। यही पैटर्न फॉलो थ्रू हो रहा है सर। ये जो जीरोस आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन से जीरो है?
ये जो आप यानी देखिए बेटा, AC जो के पहली बाद इक्वेशन है C0 C1 C2 के कोफिशिएंट नॉन जीरो है, अगर मैं इसके साथ प्लस 0C3 लिख लूं, प्लस 0C4 लिख लूं, तो क्या इस इक्वेशन को कोई फर्क पड़ता है? नो सर। नहीं। तो मैं बेसिकली इस इक्वेशन को एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखना चाह रहा हूं। मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आपको याद हो, आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन हो x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन हो x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 0, तो आप सेकेंड इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट क्या लिखते थे? सर हम यानी कि वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट मैट्रिक्स कर। में लिखते हैं तो आप इसको लिखते थे ना 1 1 1, हाँ हाँ फिर हाँ हाँ। 1 0 माइनस 1 एंड 0 जी 1, सर जी। जी ठीक। ऐसे ही लिखते थे। जी जी। समझ गए? तो एग्जैक्टली यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब आप आ जाएं कि जब हम n-1 करते हैं तो फिर क्या बन जाएगा हमारे पास पैटर्न। n-1 के केस में हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपके पास hn-2 cn-2 का कोफिशिएंट है, cn-1 और cn, यानी कि लास्ट थ्री टर्म्स cn-2 cn-1 एंड cn, बाकी तमाम टर्म्स के कोफिशिएंट जीरो है। तो ये 0 0 0 0 0 एंड 0, इसका कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है hn-2, n-1 का कोफिशिएंट आ रहा है hn-2 प्लस hn-1, और लास्ट का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है hn-1। ये वाले मैं रब करके दोबारा लिख देता हूँ, मे बी आपको विजिबल ना हो, hn-2 एंड hn-1, और लास्ट आ गया hn-1। अब आप देखो कि यहाँ पे n+1 क्रॉस 1 का वेक्टर बन रहा है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसके कॉलम्स कितने होने चाहिए कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सके? n+1 n+1, ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगी अगर इसके कॉलम जो n+1, तो इसका मतलब है कि हमें n+1 इक्वेशंस चाहिए थी टू मेक श्योर कि ये हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख सकें, लेकिन यहाँ पे तो n-1 इक्वेशन है, हमें दो इक्वेशन स्टिल रिक्वायर्ड हैं। वो दो इक्वेशन कहाँ से आएंगी? एक आएगी अगर हम नेचुरल सप्लाइन की बात करें, तो नेचुरल सप्लाइन में हमारे पास कंडीशन थी कि S0 का डबल डेरिवेटिव एट x0 शुड बी 0, और Sn-1 का डबल डेरिवेटिव एट xn शुड बी इक्वल टू 0। लास्ट सप्लाइन का डबल डेरिवेटिव एट द एंड पॉइंट और फर्स्ट सप्लाइन का डबल डेरिवेटिव एट इनिशियल पॉइंट 0 होना चाहिए। तो जब आप S0 का डबल डेरिवेटिव एट x0 लेते हो तो क्या हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव जब हमने लिया हुआ है तो ये हमारे पास वैल्यू है, तो जब आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेंगे और x की जगह x0 पुट करेंगे तो क्या होगा? इसमें अगर मैं j0 कर दूं तो ये बन जाता है S0 डबल प्राइम एट x0, मेरे पास आ जाएगा 2c0 प्लस 6d0 टाइम x0 माइनस x0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये इक्वल आ जाएगा 2c0। सिमिलरली Sn-1 डबल प्राइम का डेरिवेटिव एट xn जो है ये हमारे पास, ये भी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2cn के, सॉरी Sn डबल प्राइम एट xn का डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा 2cn के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 2c0 और ये इक्वेशन है 2cn। अब यहां से अगर आप पुट करें तो ये आंसर आ रहा है 2c0 शुड बी इक्वल टू 0, और अगर हम इसको n-1 के इंस्टेड आप Sn ही कंसीडर कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2cn इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो c0 0 आ रहा है और cn 0 आ रहा है, तो ये दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन में C0 का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी में Cn का कोफिशिएंट 1 है, बाकी तमाम कोफिशिएंट 0 है। तो इसका मतलब है C0 को हम पहली दफा लिख लेते हैं 1 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन 0 0 एंड 0, और लास्ट जो है उसमें हमारे पास बाकी तमाम कोफिशिएंट 0 हैं अदर देन द लास्ट वन विच विल बी 1, Cn का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो अब देखें, पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था n-1 क्रॉस n-1, ये दो ऐड करने से इसका ऑर्डर हो गया n+1 क्रॉस n+1। अब ये से मल्टीप्लाई हो सकती है। राइट साइड पे पहली इक्वेशन 2c0 में राइट साइड पे टर्म 0 है और लास्ट में भी राइट साइड पे टर्म 0 है।
इन बिटवीन ये जो हमने लिखी है यही टर्म्स आ जाएंगी, इनको हम रेप्लिकेट कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय h1 टाइम a2 माइनस a1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय h0 टाइम a1 माइनस a0, 3 डिवाइडेड बाय h2 टाइम a3 माइनस a2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय h1 टाइम a2 माइनस a1, सो ऑन आप चलते जाएंगे। सेकेंड लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय एच एन माइनस वन टाइम ए एन माइनस वन एंड माइनस 3 डिवाइडेड बाय एच एन माइनस टू टाइम ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेंगे। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ये हमारे पास एक्स वेक्टर बन जाएगा, दिस वन विल बी एक्स वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर बन जाएगा और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई। जी बेटा, आपकी कोई क्वेरी है? हेलो, जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपकी आवाज कुछ कट के आ रही है, तो आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। प्लीज स्लाइड कीजिए। आवाज आ रही सर? जी बेटा, दोबारा बोलिएगा। तो मैंने कहा प्लीज स्लाइड कीजिएगा। पिछली स्लाइड। ठीक है सर, यानी हमने जो डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन थी, इसके अंदर पहले एक्स जीरो पुट किया और फिर एक्स एन पुट किया। ठीक है। अच्छा सर, तो ये x और एक्स जे दोनों ही एक्स नॉट हमने लिखे हैं, जो वो जीरो हो गया। ये जो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट है, एक्चुअली वो एक्स और एक्स जे को ही हमने यहाँ लिख दिया ना जीरो। तो एक्स जे की जगह तो एक्स नॉट समझ में आता है, एक्स की जगह एक्स नॉट। एक्स की जगह जो हमने पुट करना था वो इनिशियल नोड पुट करना था, एक्स नॉट, एस नॉट डबल प्राइम एट एक्स नॉट। बात क्लियर हुई है? तो x की जगह भी हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है? पहले नोड को, और पहला नोड क्या है? x नॉट है। अच्छा ठीक 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 हो गया जी जी, ठीक है सर। और सर नेक्स्ट स्लाइड में ये जो हमने कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली है डबल डेरिवेटिव के अंदर, ये यानी ये जो सी, ये 1 सी नॉट इज इक्वल टू 0 और 1 सी एन इज इक्वल टू 0। सर इसके बाद दोबारा बता देते हैं एक दफ़ा कि हमने इसमें ये सी नॉट वाली जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दी है पोजीशन में, और इसको लास्ट इक्वेशन पे रख दिया। अब आप देखें कि इसमें सी नॉट का कोफिशिएंट 1 है, बाकी C1 से लेके Cn तक तमाम कोफिशिएंट 0 हैं इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे, तो वो तमाम 0 हो गए। राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 है, तो राइट हैंड साइड पे जस्ट इक्वल आ गया 0 के। यानी कि अगर आप इस वेक्टर को, रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये इक्वेशन बन जाएगी? विल इट बी सी नॉट इज इक्वल टू 0? जी सर। इसी तरह लास्ट में हमारे पास आ जाएगा तमाम जीरोज हैं अदर देन Cn, Cn का कोफिशिएंट 1 है। तो जब आप इस लास्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा Cn इज इक्वल टू 0, तो वो भी सेटिस्फाई करने लग जाएगी। सर ये 1 लिखने से पहले ये जीरोस तो हम पहले भी डाल चुके थे ना, ये नेचुरल सप्लाइन यूज़ करने से पहले जीरोस तो हमें पता चल गया था कि सारे जीरोस हैं,
लेकिन ये ऐसे पहला जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है उसका 1 जो हमने लिखी वैल्यू वो नहीं पता थी, ऐसे ही। बेसिकली आपको इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना, तो उसको हमने अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लिया कि सी नॉट का कोएफिशिएंट 1 है, बाकी तमाम जीरोस हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब आप देखें, जब हमने ये मैट्रिक्स बना ली है, ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इससे हमारे पास यानी कि हमारे पास पोलिनोमियल्स हूँ एस नॉट से लेके एस एन माइनस वन तक ऑन द इंटरवल एक्स नॉट टू एक्स एन, तो सेटिस्फाइंग द कंडीशन के इनिशियल नोड पे और एंड नोड पे, यानी कि ए और बी एक्स नॉट और एक्स एन पे डबल डेरिवेटिव जो इक्वल टू जीरो है, तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है। और उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? हमें रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ एच नॉट, एच वन, एच टू एंड सो ऑन, एच एन माइनस वन। एच किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ द इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा पॉइंट्स किस तरह स्पेस्ड हैं। तो डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। जब डाटा पॉइंट्स हमें गिवन है तो दो कंसेक्टिव डाटा पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमें लेंथ ऑफ द इंटरवल बता रहा है, वो हमें पता है। तो ए मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास अननोन है सी नॉट से लेके सी एन तक। राइट साइड पे ए की वैल्यूज हैं, ए टू, ए वन, ए नॉट, ए एन माइनस वन। तो आप जानते हैं कि हमने ये बात तो पहले ही लिख ली है कि ए जे जो है वो एक्चुअली इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स जे के, और इसमें जे जो है वो हमारे पास जीरो से लेके एन तक चला जाता है। तो इन तमाम के लिए होल्ड करता है। तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे जितनी वैल्यूज हैं ये भी हमें नोन है। तो राइट हैंड साइड नोन है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नोन है, तो क्या हम एक्स वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है ना लीनियर अलजेब्रा में? यस सर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से आ जाते हैं एक एग्जांपल को कि हम फिर नेचुरल सप्लाइन रेदर देन कि हम कंडीशंस अप्लाई करें, हम डायरेक्टली मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे अनदर स्लाइड ऐड कर लेते हैं। और अब नेचुरल सप्लाइन के लिए इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डाटा पॉइंट्स जो हैं उनको टेबल की फॉर्म में लिख लेता हूँ, बिकॉज दैट गिव्स मी मोर क्लैरिटी अबाउट माय प्रॉब्लम। तो यहाँ पे x की वैल्यू है जी x नॉट, x1, x2 एंड x3। तो हमारे पास वैल्यूज हैं 0, 1, 2 एंड 3। और f ऑफ x की हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं कोरस्पॉन्डिंगली इसके 1, ई स्क्वेयर एंड ई क्यूब। तो ये हमारे पास डाटा का टेबल बन गया। दिस इज व्हाट वी हैव, एक्स की वैल्यूज एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज। अब इस पे कितने सप्लाइन पोलिनोमियल डिफाइन होने चाहिए? हाउ मेनी सप्लाइन पोलिनोमियल शुड वी डिफाइन? जी बेटा, इस डाटा पे कितने सप्लाइन पोलिनोमियल डिफाइन होने चाहिए? 3 नहीं 2, क्योंकि 3 सब इंटरवल्स हैं। तो एस नॉट ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होता है ए नॉट प्लस बी नॉट टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट। व्हाट इज एक्स नॉट हियर? 0। तो x माइनस 0 प्लस सी नॉट टाइम x माइनस 0 स्क्वेयर प्लस डी नॉट टाइम x माइनस 0 क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया, और x बिलोंग कर रहा है ऑन द इंटरवल 0 to 1। फिर S1 ऑफ x आ जाएगा सेकेंड सप्लाइन A1 प्लस B1 टाइम x माइनस x1। व्हाट इज x1 हियर? ई नहीं 1, ये x की वैल्यूज है, x 0, 1, 2, 3। तो x1 जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा C1 x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस D1 टाइम x माइनस 1 क्यूब, और x बिलोंग करेगा ऑन द इंटरवल 1 to 2।
फिर आप आ जाएंगे S2 ऑफ x। S2 ऑफ x हमारे पास आ जाएगा A2 प्लस B2 टाइम x माइनस x2। व्हाट इज x2 हेयर, विच इज 2। x माइनस 2 प्लस C2 टाइम x माइनस 2 स्क्वेयर प्लस D2 टाइम x माइनस 2 क्यूब। हेयर x बिलोंग करता है आपके पास इंटरवल 2 to 3। तो ये हमारे पास सप्लाइन बन गई। 3 सप्लाइंस हैं, इसमें 12 अननोन्स हैं, इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब हम अपने लिए मैट्रिक्स का सिस्टम लिखते हैं। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए। जब हमारे पास n डेटा पॉइंट्स थे, सॉरी n+1 डेटा पॉइंट्स थे, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, x नॉट से लेके xn तक आपके पास टोटल n+1 डेटा पॉइंट्स थे, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था। What was the order of the matrix A? जी बेटा क्या ऑर्डर था, ये हमने अभी तो डिस्कस किया। n+1 into n+1। n+1। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का फिर, तो n+1 सर 4। 4। n की वैल्यू आपके पास आ रही है 3, 0 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 4। तो हमें ए मैट्रिक्स लिखनी है जी 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे, ऑब्वियसली ये 4 क्रॉस 1 बन जाएगा, तो C0 C1 C2 C3 Cn तक आ गए, और राइट साइड पे भी हमारे पास कुछ आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन थी कि C0 का कोफिशिएंट 1 था, बाकी कोफिशिएंट 0 थे, तो 1 0 0 0 हो गया। नेक्स्ट में C0 का कोफिशिएंट था H0, फिर था 2H0 प्लस H1, फिर था H1 और 0, फिर ये 0 था H1 2H1 प्लस H2 और फिर था H2, और लास्ट में हमारे पास था 0 0 और C3 का कोफिशिएंट 1। राइट साइड पे आ जाएं, पहली इक्वेशन 0 थी, लास्ट 0 थी। सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन जाती है 3 डिवाइडेड बाय आई थिंक इट वाज H1। तो 3 डिवाइडेड बाय H1 टाइम A2 माइनस A1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय H0 टाइम A1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय H2 टाइम A3 माइनस A2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय H1 टाइम्स A1 माइनस A0 A2 माइनस A1। तो ये हमारे पास 4 क्रॉस 4 का सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। यहाँ पे इस सिस्टम में हमें क्या क्या वैल्यूज रिक्वायर्ड है, H0 H1 H2, ये 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड है। H0 H1 एंड H2, ये 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड है। फिर हमें राइट साइड पे वैल्यूज रिक्वायर्ड है A0 A1 A2 A3, A0 A1 A2 A3, ये वैल्यूज रिक्वायर्ड है। अब बता सकते हैं कि आप H0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, H बच्चों किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, x n+1 minus x। लेंथ ऑफ द इंटरवल को डिनोट करता है। तो फर्स्ट इंटरवल जो है उसकी लेंथ है H0। सर 1 1 - 0। तो 1 - 0 हमारे पास इक्वल आ रही है 1 के। फिर आपके पास H1 है 2 - 1, तो ये भी आ रही है 1 के। फिर है आपके पास 3 - 2, ये भी इक्वल आ रही है 1 के। तो H1 H0 H2 तीनों की वैल्यू 1 आ गई। A0 किसके इक्वल था, A0 किसके इक्वल था, हम प्रीवियस स्लाइड पे 0। चले जाते हैं।
1 ए नॉट हमारे पास इक्वल था एफ ऑफ एक्स नॉट के, तो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है हमारे पास 1, तो इसका मतलब है ए नॉट की वैल्यू आ गई 1, ए 1 इक्वल है एफ ऑफ एक्स 1, ए 2 इक्वल है एफ ऑफ एक्स 2, ए 3 इक्वल है एफ ऑफ एक्स 3, तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ए 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई ई, ए 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई ई स्क्वेयर, ए 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई ई क्यूब, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब ये हमें वैल्यूज मिल गई, हम इस इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं 1 0 0 0, एच नॉट 1 है, सॉरी इट इज 1 नॉट 0, ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे 2 1 प्लस 1 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 1 4 1 0 0 1 4 1 आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 0 0 0 1, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इनटू सी नॉट सी 1 सी 2 सी 3, राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो 0 हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई एच 1 की वैल्यू 1 ही है, ए 2 व्हाट इज ए 2 जी, ई स्क्वायर माइनस ई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी -3 टाइम ई माइनस 1, फिर आ जाएगा -3 टाइम ई क्यूब माइनस ई स्क्वायर -3 टाइम ए स्क्वायर माइनस ई, और लास्ट इक्वेशन आ गई 0, तो यहाँ से आपका सी नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सी 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दो वैल्यूज तो नॉन हो चुकी हैं, C1 और C2 के लिए हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, C2, तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप C0 और C2 3 की वैल्यू पुट करेंगे 0, और यहाँ से इन दो इक्वेशंस में आपके पास C1 और C2 रह जाएगा, तो आप इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन या किसी भी मेथड से सॉल्व करें, तो हमारे पास C1 की वैल्यू आ रही है 0.7568 और C2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.583, तो C3 0 है, C0 0 है, तो C's की वैल्यूज तो आ गई, C0 C1 C2 C3 चारों वैल्यूज हमारे पास आ गई। आप देखें इन सप्लाइंस में क्या क्या मिसिंग था, A0 A1 A2, B0 B1 B2, C0 C1 C2, D0 D1 D2, A0 A1 A2 की वैल्यू नॉन है, यहाँ से C0 C1 C2 की वैल्यू हम इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे। अब बच गया B0 और D0, इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए वो जो रिलेशन हमने B की इन टर्म्स ऑफ A और C लिखी थी, वो रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, और इसमें आप J की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 एंड 3, तो जब आप J1 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वल आ जाएगी वैल्यू B0 की, और इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे J की जगह 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एच नॉट A1 माइनस A0 माइनस एच नॉट बाई 3 2C0 प्लस C1, तो ये आपके पास बन जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ गई B0 की। फिर आप J1 पुट कर दें तो आपके पास B1 की वैल्यू आ जाएगी, J2 पुट कर दें आपके पास B2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया B1 और ये हमारे पास आ गई B2। अब आ जाए, इसका मतलब है B0 B1 B2 भी नोन हो गए, A की क्वांटिटी अननोन रह गई है D, तो D की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, DJ हमारे पास इक्वल आ जाता है CJ प्लस 1 माइनस CJ डिवाइडेड बाई 3HJ। आप चाहें तो यहाँ पे J0 से स्टार्ट कर लें और D0 D1 D2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और अदर वे अराउंड ये हो सकता है कि आप इसका इंडेक्स भी J-1 में कन्वर्ट कर लें, तो DJ-1 कर लें तो CJ-1 डिवाइडेड बाय 3HJ-1, तो अब J की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हो जाएगी 1 2 एंड 3, इस केस में अगर आप करेंगे तो J की वैल्यू होगी 0 1 एंड 2, तो यहाँ पे आप फिर इस रिलेशन से अगर फाइंड करते हैं तो J1 आ जाएगा, J2 पुट कर दें और J3, तो आप देखें जब आप J1 पुट करेंगे D0 इज इक्वल टू C1 माइनस J की वैल्यू 1 है, C1 माइनस C0 डिवाइडेड बाई 3H0, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, C1 C0 H0 की D0 की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली D1 और D2 की वैल्यू आ जाएगी, तो D0 नॉन हो गया, D1 नॉन हो गया, D2 नॉन हो गया, तो आपके पास तमाम सप्लाइन के कोएफिशिएंट्स नॉन हो गए, तो यहाँ पे ये आपके पास सप्लाइन पॉलिनोमियल बन गया। आपने नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन में A0 B0 C0 फिर A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो ये आपके पास सप्लाइन पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा।
अब ये जो सप्लाइन पॉलिनोमियल हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये एग्जांपल थी जिसमें हम डील करना चाह रहे थे e रेज़ टू पावर x को, एक्सपोनेंशियल को। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ड्रा करें और सप्लाइन का, नेचुरल सप्लाइन का ड्रा करें, तो हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर ये आ रहा है कि नेचुरल सप्लाइन का ग्राफ जो है वो वेरी क्लोज ओवरलैपिंग ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ के, और उसके बड़े नेबरहुड में ये उसके दाएं बाएं मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक अच्छी सप्लाइन इंटरपोलेशन डेवलप कर ली है फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर आपको याद हो तो जब हमने एक्सपोनेंशियल की टेलर सीरीज एक्सपेंशन की थी, तो हमने देखा था कि जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर मूव करते जाते हैं, ये दोनों ग्राफ में गैप्स जो है वो बढ़ता जाता है। बट नेचुरल सप्लाइन के केस में आप देखें कि ग्राफ में अगर गैप बढ़ता भी है थोड़े टाइम के लिए, तो वो दोबारा क्लोजर होने लग जाता है। रीजन, क्योंकि सप्लाइन के लिए मस्ट है कि इन नोड्स पे वो वापस फंक्शन की वैल्यू को क्या कर रही होती है, सेटिस्फाई कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि फार अवे इन दोनों में डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि ये फर्दर बेटर हो जाए, तो इसके नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को इंक्रीज कर दें, तो ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये फर्दर क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली उसकी एक कॉस्ट भी है, उतने ही नंबर ऑफ अननोन्स भी हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास नेचुरल सप्लाइन का प्रॉब्लम हो गया कि जिसमें हमने मैट्रिसेस की मदद से डायरेक्टली सप्लाइन इंटरपोलेशन लिख ली है, और इसमें कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई नहीं की। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल की थी वो कंडीशंस की मदद से सॉल्व की थी। आज हमने पहले जनरल कंडीशंस की मदद से मैट्रिक्स बना लिया एक जनरल, और फिर उस मैट्रिक्स में इन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एच और ए की हमने सप्लाइन इंटरपोलेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली है। तो ये हमारे पास नेचुरल सप्लाइन का जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके हवाले से कोई क्यूरी है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। सर लास्ट स्लाइड करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लैम्प्ड सप्लाइन पे। नेचुरल सप्लाइन और क्लैम्प्ड सप्लाइन में हमने डिफरेंस देखा था कि नेचुरल सप्लाइन में हमें ये एंड पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 नॉन होते, जबकि क्लैम्प्ड सप्लाइन के केस में हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 1 होते हैं। अब अगर हम क्लैम्प्ड सप्लाइन की कंडीशन यूज करेंगे, तो उस केस में हमारे पास जब हम क्लैम्प्ड सप्लाइन की कंडीशन यूज करते हैं, तो हमारे पास एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जो है वो गिवन होता है। यानी कि क्लैम्प्ड और नेचुरल में फर्क ये है कि नेचुरल के केस में हमारे पास एंड पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 होता है, जबकि क्लैम्प्ड के केस में हमें एंड पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो गिवन होती है एफ प्राइम एट एक्स नॉट। और इसी तरह आपके पास लास्ट एंड पॉइंट पे भी आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन होती है कि एस एन प्राइम एट एक्स एन जो है ये हमारे पास इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स एन के। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है ये एडिशनल गिवन है कि आपको एंड पॉइंट्स पे चेंज का बिहेवियर भी पता है कि फंक्शन में क्या चेंज आ रही है। तो अब क्या कर सकते हैं उस केस में, जो हमारी सप्लाइन पॉलिनोमियल है वो तो वैसे ही डिफाइन होगी जैसी ऑलरेडी हम डिफाइन करते हैं। ओनली वो जो लास्ट टू कंडीशंस हैं वो हमारे पास डबल डेरिवेटिव एट एक्स नॉट इक्वल टू 0 खत्म हो जाएगा, उसकी जगह हम ये वाली कंडीशन यूज करके टू अननोन्स को डिटरमिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट से ये डेटा पॉइंट है, इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास टेबल बन जाएगा x एंड f ऑफ x 1 2 2 3 एंड 3 5। तो हमारे पास ये आ गया x नॉट, ये आ गया x1, ये आ गया x2। तो इस केस में आप देखें हमारे पास दो सब इंटरवल्स बन रहे हैं, तो हमारे पास दो ही सप्लाइन डिफाइन होगी S नॉट एंड S1। हम लिख लेते हैं S नॉट हमारे पास आ गई A नॉट प्लस B नॉट टाइम x माइनस x नॉट। तो x नॉट की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1, तो x माइनस 1, C नॉट टाइम x माइनस 1 स्क्वायर, D नॉट टाइम x माइनस 1 क्यूब। फिर S1 सप्लाइन, इसमें x जो है वो हमारे पास लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2। फिर हम आपके पास आ जाएगी A1 प्लस B1 टाइम x माइनस x1 स्क्वायर, x माइनस x1 क्यूब। तो यहाँ पे x आपके पास बिलोंग करेगा 2 2 3। तो ये हमने सप्लाइन डिफाइन कर ली
एज यूजुअल इसमें हमारे पास 8 अननोन्स हैं जिनकी वैल्यू हम डिटरमिन करना चाहते हैं। तो अब इन 8 अननोन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद वंस अगेन, अब हम यहाँ पे सोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एस नॉट एट एक्स नॉट जो है वो एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली एस वन एट एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन के इक्वल होना चाहिए। इसके साथ हमारे पास एस नॉट एट एक्स वन ये भी एफ ऑफ एक्स वन के इक्वल होना चाहिए। एंड सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एस वन एट एक्स टू जो है वो एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन हमारे पास आ गई, इनको अप्लाई करते हैं। जब आप कहते हैं कि एस नॉट एट एक्स नॉट इक्वल हो एफ ऑफ एक्स नॉट के, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि आप एक्स नॉट की जगह पुट कर रहे हैं उसकी वैल्यू विच इज इक्वल टू 1, एस नॉट एट 1 इज इक्वल टू एफ एट 1। तो आप एस नॉट में 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 विल बी 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो बच जाएगा ए नॉट। तो ए नॉट की वैल्यू इक्वल आ जाएगी एफ ऑफ एक्स नॉट के, जो कि हमारे पास इक्वल है 2 के। तो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब आ जाते हैं एस वन एट एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन। तो जब आप ये करेंगे तो यहां से हमारे पास एक्स वन की वैल्यू जो है वो इक्वल है 2 के। तो एस वन एट 2 इज इक्वल टू एफ एट 2। जी बेटा, अरे जो 4 वैल्यूज हमने निकाली एस नॉट एस वन एस, ये जो 4 ऊपर लिखी हैं ये वो पहली कंडीशन से आई हैं। पहली कंडीशन से आई हैं कि गिवन डाटा पॉइंट्स को सप्लाइन पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करते हैं। आप देखें एस नॉट पे 2 एंड पॉइंट्स हैं, 2 एंड 3, सॉरी 1 एंड 2। तो एस नॉट के लिए मस्ट है कि इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू को सेटिस्फाई करे। सिमिलरली एस वन के लिए मस्ट है कि इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू को सेटिस्फाई करे। ठीक है सर। तो ये एक, अब जब आप एस वन में 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? एक्स की जगह 2 पुट करें तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट 2 टर्म्स भी 0 हो जाएंगी। आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए वन इज इक्वल्स टू एफ एट 2, और एफ एट 2 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ए वन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ये आ गई। अब आ जाए नेक्स्ट कंडीशन पे, एस नॉट एट एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वन। तो एस नॉट में एक्स वन पुट करने का मतलब ये है कि हम एस नॉट में एक्स की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, और वो इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ 2 के। तो यहां से हमारे पास जो है वो बन जाएगा, एस नॉट में 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 विल बी 1। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट प्लस डी नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 पे हमारे पास वैल्यू है 3। तो ये आपके पास अनदर इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद आपके पास अनदर इक्वेशन है एस वन एट 3 इज इक्वल टू एफ एट 3। तो आप एस वन में x की जगह 3 पुट कर दें तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस d1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, और वो हमारे पास इक्वल है 5 के। तो ये आपके पास अनदर इक्वेशन बन गई, यानी कि यहाँ पे हमने यूज कर लिया है s1 एट x2 इज इक्वल टू f एट x2। तो 4 इक्वेशन आपने बना ली, इसका मतलब है 4 अननोन्स फाइंड हो गए, 4 रहते हैं। अब आप आ जाए, ये तो हमने 4 यूज कर ली फंक्शन की वैल्यू वाली। अब सप्लाइन की वैल्यू कॉमन नोड्स पे इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन नोड क्या है? 2। तो इसका मतलब है कि एस नॉट की वैल्यू एट x1 शुड बी इक्वल टू s1 वैल्यू एट x1, विच मीन्स दैट आई एम सेइंग कि एस नॉट की वैल्यू एट 2 जो है वो इक्वल होनी चाहिए s1 की वैल्यू एट 2 पे। तो एस नॉट में जब 2 पुट करते हैं तो क्या होगा? ए नॉट प्लस बी नॉट टाइम 2 माइनस 1 1। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट प्लस डी नॉट। और एस वन में जब 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ए वन बच जाएगा। तो ए वन बच जाएगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, दिस विल बी वन इक्वेशन। फिर आप आ जाएं कि इसके डेरिवेटिव भी इक्वल होने चाहिए कॉमन नोड्स पे। एस नॉट का डेरिवेटिव एंड एस वन का डेरिवेटिव एक्स वन पे इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम, ये तो हमने एस नॉट लिखा है, इसका डेरिवेटिव भी लिख लें एस नॉट का, तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बन जाती है? एस नॉट प्राइम की डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू
बी नॉट प्लस टू सी नॉट टाइम एक्स माइनस वन प्लस 3d नॉट टाइम एक्स माइनस वन स्क्वेयर, और इसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आप ले लें क्योंकि वो भी हमें रिक्वायर्ड होगी, तो आ जाएगी 2c नॉट प्लस 6d नॉट टाइम एक्स माइनस वन। सिमिलरली S1 के भी हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं, तो S1 का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आ जाएगी b1 प्लस 2c1 टाइम x माइनस टू प्लस 3d1 टाइम x माइनस टू स्क्वेयर, और जब आप इसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ले लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 2c1 प्लस 6d1 टाइम x माइनस टू। तो ये हमारे पास बन जाती है। अब यहाँ पे आप s नॉट के डेरिवेटिव में x की जगह x1 पुट कर दें, तो x1 पुट करने का मतलब है कि हम 2 पुट कर रहे हैं और s1 में भी 2 पुट कर रहे हैं। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, s नॉट में 2 पुट कर दें डबल फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो b नॉट प्लस 2c नॉट प्लस 3d नॉट, b नॉट प्लस 2c नॉट प्लस 3d नॉट, और जब S1 में फर्स्ट डेरिवेटिव में आप 2 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, b1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप डबल डेरिवेटिव पे कंपैरिजन कर लें, S नॉट डबल प्राइम एट x1 एंड S1 डबल प्राइम एट x1, तो ये हमारे पास आ जाएगी S नॉट डबल प्राइम एट 2, S1 डबल प्राइम एट 2, इन दोनों में सब्सटीट्यूट कर दें, तो जब यहाँ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2c नॉट प्लस 6d नॉट, 2 माइनस 1 विल बी 1, और इक्वल टू राइट साइड पे आ जाएगा, जब S1 में 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2c1 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 अननोन्स हमने डिटरमिन कर लिए। अच्छा, इनमें से ओके, तो हमें 8 अननोन्स टोटल डिटरमिन करने हैं। एक कंडीशन हमें और रिक्वायर्ड है, एक कंडीशन ये जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, S1 at 3 is equals to f of 3, इनमें से एक कंडीशन जो है वो आप देखेंगे कि वो बेसिकली रेप्लिकेट हो जाती है, a नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी, यानी कि एक इक्वेशन हमने ट्वाइस लिखी हुई है इनमें से। तो हमें दो कंडीशन बेसिकली अप्लाई करनी होती हैं एंड पॉइंट्स पे। पहली कंडीशन है हमारे पास कि S नॉट का डेरिवेटिव इनिशियल पॉइंट 2 पे वो हमें गिवन है, सॉरी इनिशियल पॉइंट 1 पे, इनिशियल पॉइंट 1 पे हमें डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है जो कि इक्वल है S नॉट का डेरिवेटिव एट 1 इक्वल है 2 के। तो ये हमारे पास 1 पे डेरिवेटिव इक्वल है 2 के। S नॉट के डेरिवेटिव में जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b नॉट प्लस 2c नॉट इंटू 0 3d नॉट इंटू 0, तो यहाँ से आ जाएगा b नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपके पास था कि एंड पॉइंट पे s प्राइम एट 3 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास s1 का डेरिवेटिव एट 3 जो है वो भी इक्वल है 1 के। तो आप s1 में x की जगह 3 पुट कर दें तो ये बन जाएगा b1 प्लस 2c1 प्लस 3d1 इज इक्वल्स टू 1। तो एक आपके पास इक्वेशन ये आ रही है। अब आप देखें आपके पास 8 अननोन्स हैं, उसके लिए आपके पास 9 इक्वेशंस हैं। वन ऑफ द इक्वेशन जो मैंने आपसे कहा है कि वो रिपीट हो रही है, मे बी यू कैन सी इट लेटर, कि एक इक्वेशन जो है वो इसमें से रिपीट हो रही होती है। तो ये हमारे पास 8 के 8 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए हमने इक्वेशन बना लिए हैं। ए नॉट a1 की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई है, बी नॉट की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई है, बाकी तमाम इक्वेशन को हम सॉल्व करके ए बी सी डी इन तमाम की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो सप्लाइन पॉलिनोमियल बन जाएगा उसमें आप ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट, और सिमिलरली a1 b1 c1 एंड d1। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका जो क्लैम्प्ड सप्लाइन पॉलिनोमियल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड बेटा आपकी कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर। सर आवाज आ रही है? जी बेटा आ रही है।
सर इस सवाल में हमने फर्स्ट कंडीशन यूज़ की और सेकंड कंडीशन हमने यूज़ नहीं की, ऐसा ही है। कौन सी फर्स्ट आप कह रहे हो, डेरिवेटिव वाली एंड पॉइंट पे? सर पहली कंडीशन तो वो ये एंड पॉइंट्स वाली थी ना, कि वो सप्लाई ने आपका एंड पॉइंट्स के इक्वल होता है, वो तो हमने इस्तेमाल यानी की कि ना फंक्शन शुरू की में तो वैल्यू को निकाली। सेटिस्फाई कर रहा होता है, डाटा को हाँ जी, सेटिस्फाई कर रहा होता है। ये हमने पहली वाली कंडीशन यूज़ की। सर दूसरी कंडीशन वो के पिछली नेक्स्ट वैल्यू यानी एक इंटरवल की सेकंड वैल्यू दूसरे की पहली वैल्यू के इक्वल है। तो कर लिए, ये देखें यहाँ पे आ जाए, ये जो एस नॉट एट एक्स वन, एस वन एट एक्स वन लिया, ये ले ली ना, ठीक यानी कि ठीक। जो कॉमन नोड्स होते हैं उस पर दोनों सप्लाइन की वैल्यू इक्वल होती है। हाँ, ठीक है सर। और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव वाली भी कर ली, सेकंड डेरिवेटिव वाली भी कर ली, और उसके बाद क्लैम्प्ड वाली कंडीशन कर ली। ठीक है सर। जी बेटा, किसी और स्टूडेंट की कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं।